बेटा देखिए, हम लोग इशू ऑफ शेयर में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, बेसिक बेसिक वो डिस्कस कर चुके हैं। और आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री अगर कोई है तो वो है फॉरफीचर की। आज हम फॉरफीचर से भी 2 कदम आगे जाएंगे। आपको लिखना है व्हेन forfeited shares are reissued. When forfeited shares are reissued. उसमें 2 कैटेगरी लिखी है, कंप्लीट रीइशू। बेटा बातें बंद करो ना, हो गया, पढ़ाई शुरू हो गई, मुंह बंद रखो। और पार्शल रीइशू। कंप्लीट रीइशू और पार्शल रीइशू। लिखे, इसमें लिखो व्हेन ऑल द फॉरफिटेड shares are reissued. When all the forfeited shares are reissued, comma, net amount of share forfeiture account is transferred to capital reserve. When all the forfeited shares are reissued, net amount of share forfeiture account is transferred to capital reserve. फिर लिखिए when sum of the forfeited shares are reissued. When sum of the forfeited shares are reissued, comma, net amount only on reissued shares, net amount only on reissued shares of forfeiture account is transferred to
capital reserve is transferred to capital reserve। बेटा इसमें से सेकंड वाला केस जो है ये मैं आज नहीं ले रहा, तो इसको मैंने अभी लिखाया है, कल इस पे हम बात करेंगे। आज हम जो केस ले रहे हैं उसको समझेंगे। बेटा हुआ ये है कि कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए। फॉरफीचर तक तो आप लोग पहुंच ही गए हैं। 8 बेसिक एंट्री बनती है, 9 नंबर पे फॉरफीचर की बनती है। अब कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए, शेयर जब्त किए। अब कंपनी ये जब्त किए हुए शेयर को री इशू करना चाहती है, और मुद्दे की बात यह है कि कंपनी सारे शेयर री इशू कर रही, जबकि सेकंड वाली कंडीशन में कंपनी क्या कर रही, सम ऑफ द शेयर री इशू कर रही, मतलब कुछ ही शेयर री इशू कर रही। यानी कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट किए, तो यहाँ कंपनी 100 में से 50 री इशू कर रही। पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, मतलब कंपनी ने अगर 100 शेयर फॉरफिट किए तो कंपनी 100 के 100 शेयर री इशू कर रही। इशू यानी शेयर बेचना, री इशू यानी जो पुराने शेयर फॉरफिट किए उनको दोबारा बेचना। तो री इशू मतलब कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए और कंपनी दोबारा उन शेयर को बेचने को निकाल रही है। तो ऐसे में आपका जो फॉरफीचर अकाउंट का पैसा है वो एक अकाउंट में जाता है जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। तो ये सब क्या है, यही बात हमको समझनी है। तो बेटा इसके लिए एक आप जर्नल का फॉर्मेट बनाइए जिसमें 11 एंट्री हो जाए, इतना फॉर्मेट रखिए। इसमें लिखिए बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। प्रॉब्लम नंबर है आपका 21। देखिए बेटा क्या बोला है, इन्फोटेक लिमिटेड issued 12,000 share of 20 rupees each payable as follows। कहते हैं कि इन्फोटेक लिमिटेड ने 12,000 शेयर 20 रुपए के रेट से बेचने को निकाले। यहाँ कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब कंपनी 20 रुपए का शेयर 20 रुपए में बेच रही है। मतलब कंपनी शेयर कैसे बेच रही है, एट पार वैल्यू बेच रही है। 5 रुपए अप्लीकेशन पे, 7 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, हो गए 17। 20 में से 17 गए, फाइनल कॉल पे रहे 3। तो ऐसा कंपनी कुल मिला के जो पैसा मंगा रही है वो कितना है, 20 रुपया। अब हमारे पास ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सभी ने पैसे दे दिए, सिर्फ एक डिफॉल्टर है हमारे पास मिस्टर ए, who failed to pay first and final call on 500 share। His share were forfeited after final call and reissued। अब जो नया पॉइंट इसमें आ रहा है वो क्या है, रीइशू। रीइशूड 17 रुपीज पर शेयर। तो बेटा सबसे पहले तो 5 रुपए अप्लीकेशन के मिले, पैसा मिला
बैंक अकाउंट डेबिट और पैसा एप्लीकेशन के नाम पे मिला, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन फीस अकाउंट। वैल्यू है इसकी 12,000 शेयर कंपनी ने बेचने को निकाले और इन 12,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से पैसे आए। कंपनी का इशू एट पार है और इक्वली सब्सक्राइब्ड है, मतलब कंपनी ने 12,000 शेयर बेचने को निकाले और एग्जैक्ट 12,000 शेयर की ही कंपनी के पास एप्लीकेशन आई। तो कुल मिला के 60,000 being application money received। फिर बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशन का पैसा है, ये एप्लीकेशन का पैसा अल्टीमेटली शेयर कैपिटल का पैसा है। तो ये अपना टेम्पररी अकाउंट है, एक एंट्री में खुलेगा और दूसरे एंट्री में बंद हो जाएगा। तो इसको तुरंत बंद कीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। नरेशन बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, रिसीव्ड नहीं, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। बेटा जैसे ये दो एंट्री एप्लीकेशन की हुई, ऐसे ही दो अलॉटमेंट की होंगी, दो फर्स्ट कॉल की होंगी, दो फाइनल कॉल की होंगी। तो अब हम फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। हमको अलॉटमेंट पे कितना रुपया चाहिए? 7। तो हम कहेंगे कि हमको लोगों से पैसा लेना है, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमको लोगों से पैसा लेना है, इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमने इशू ओपन किया है 12,000 शेयर का और हमें 12,000 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से पैसा चाहिए, मतलब 84। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा ड्यू हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल का, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। बेटा हमको सब लोगों ने अलॉटमेंट के पैसे दिए, तो हम कहेंगे सब लोगों ने अलॉटमेंट के पैसे दिए, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और ये शेयर अलॉटमेंट अपना टेम्पररी अकाउंट है, इसको बंद करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बेटा इमेजिन करो इसमें से एक आधा व्यक्ति आपको अलॉटमेंट का पैसा अगर नहीं देता, तो आप कहते बैंक डेबिट पैसा मिला, कॉल इन अरियर डेबिट पैसा नहीं मिला। तो आपकी एंट्री बनती बैंक डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल,
मुझे लोगों से फर्स्ट कॉल का पैसा चाहिए, तो आपका एंट्री नंबर 3 और 4 रिपीट हो रहा है, बस शब्दों का फर्क है। यहाँ आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया, यहाँ आप फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर रहे। 12,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए। पैसा जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। लेकिन बेटा जब फर्स्ट कॉल के मिलने का समय आया तो आप देखिए कि यहाँ पे मिस्टर ए फेल हो गया, उसने आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब आपको यहाँ पे जो एंट्री करनी है उस एंट्री में आपको फर्स्ट कॉल के जितने पैसे मिले उसकी भी एंट्री करनी है, और फर्स्ट कॉल का जो पैसा नहीं मिला उसकी भी एंट्री करनी है। तो हमको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा पैसा मिलना था 12,000 शेयर पे, एक व्यक्ति ने 500 शेयर पे डिफॉल्ट किया, यानी उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोगों ने हमको पैसे दिए। 11,500 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 57,500 मिले। तो हमको पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट। पर जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें पैसा मिलने की भी एंट्री करनी है और हमें पैसा नहीं मिलने की भी एंट्री करनी है। पैसा मिला इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं मिला इसलिए कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। $500 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए नहीं मिले, तो पैसा मिला करके बैंक डेबिट, पैसा नहीं मिला इसलिए कॉल इन अरियर डेबिट। और ये जो हमारा टेम्पररी अकाउंट था शेयर फर्स्ट कॉल, इसको बंद कर दीजिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received and calls in arrear recorded, being first call money received and calls in arrear recorded। बेटा आपने जैसी 5th और 6th एंट्री की एग्जैक्टली वैसे ही आप 7th और 8th एंट्री करेंगे, केवल टर्मिनोलॉजी बदलेंगी। फर्स्ट कॉल की जगह क्या आ जाएगा, फाइनल कॉल। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो अपना फाइनल कॉल 3 रुपए के हिसाब से है, तो हम कहेंगे कि हमें शेयर फाइनल कॉल का पैसा चाहिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 12,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 36,000 चाहिए। अल्टीमेटली पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल का है, इसलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। बेटा फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद
फिर वही बात हुई कि हमको सब लोगों ने पैसे दिए, केवल एक व्यक्ति ने हमको 500 शेयर पे पैसे नहीं दिए। तो हमें पैसा मिलने की भी एंट्री करनी है और हमें पैसा नहीं मिलने की भी एंट्री करनी है। पैसा मिला इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, 12,000 शेयर में से 500 शेयर पे पैसे नहीं मिले, मतलब 11,500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा मिला, 34,500। बेटा पैसा मिला इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं मिला इसलिए कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। पैसा नहीं मिला इसलिए कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, 500 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए। तो पैसा मिल चुका है इसलिए बैंक डेबिट, पैसा नहीं मिला इसलिए कॉल इन अरियर डेबिट। और ये जो हमने टेम्पररी अकाउंट ओपन किया था शेयर फाइनल कॉल, अब इसको बंद करेंगे। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, being final call received and call in arrear recorded, being final call received and call in arrear recorded। तो बेटा ये अपनी बेसिक 8 एंट्री है, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल के लिए। अब हमने तय किया कि जो इंसान हमको 500 शेयर पे बार बार डिफॉल्ट कर रहा है, हम उस व्यक्ति के जो शेयर है वो फॉरफिट करेंगे, जब्त करेंगे। बेटा फॉरफीचर की एंट्री हम पिछले 3-4 दिनों से डिस्कस कर ही रहे हैं। फॉरफीचर की एंट्री एक कैंसलेशन एंट्री है। आप ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे, और ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे तो सबसे पहला काम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे उतने रुपए से जितना आपने सामने वाले से कॉल किया है। तो हम तो पूरा 20 रुपया कॉल कर चुके हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर पे हम पूरा 20 रुपया कॉल कर चुके हैं, 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा अगर इस प्रॉब्लम में प्रीमियम होता और अगर वो पेड होता तो वो कभी फॉरफीचर की एंट्री में नहीं आता। अगर इस एंट्री में प्रीमियम होता और वो पेड नहीं होता तो वो फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट होता। अगर इस प्रॉब्लम में डिस्काउंट होता तो वो हमेशा फॉरफीचर की एंट्री में क्रेडिट होता। लेकिन यहाँ ना फॉरफीचर है ना डिस्काउंट है, तो हम कहेंगे कि इस इक्विटी शेयर होल्डर से हमने 2 बार कॉल इन अरियर का पैसा ड्यू किया, पर उसने दोनों बार अपने को ये पैसे नहीं दिए। तो जिस कॉल इन अरियर को आप अपनी असेट मान के बैठे हैं, अब ये कॉल इन अरियर आपकी असेट नहीं रहा। कॉल इन अरियर को असेट क्यों मानते? क्योंकि आपको सामने वाले से पैसा लेना है। अब जब नौबत आ गई फॉरफीचर पे, मतलब वो व्यक्ति पैसा दे ही नहीं रहा, तो आप इस अकाउंट को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। तो ये डेबिट वाला अकाउंट है, बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 2,500 रुपये और 1,500 रुपये, कुल मिला के 4,000। कॉल इन अरियर अकाउंट खत्म किया। बेटा इस व्यक्ति से जो पैसे मिले वो जब्त कर लो। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट
10 में से 4 गए, 6 बचे। आप चाहो तो हिसाब क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इस बंदे ने आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दिए, मतलब 7 और 5 12 रुपए आपको दिए। तो बेटा 500 शेयर पे 12 रुपए मिले, 500 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? 6000। बिंग 500 शेयर्स of Mr. A are forfeited. Being 500 shares of Mr. A are forfeited. बेटा देखो, फॉरफीचर तक की ये 9 एंट्री हम लोग वैसे भी पहले कर ही चुके हैं। अब 10वीं एंट्री ये है कि हम ये फॉरफिट किए हुए जो शेयर है इनको री इशू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि हमने शेयर जब्त कर लिए, तो अब जब्त किया हुआ शेयर जो है उसको दोबारा बेचा जा सकता है। आपने दोबारा इसको कितने में बेचा? 17 में। आपकी ओरिजिनल स्कीम में शेयर कितने का था? बेटा 20 रुपए का शेयर 17 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कितने रुपए का नुकसान है? 3 रुपए का। तो यहां पे लिखो, हमने ये पूरे 500 शेयर रीइशू किए, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, 500 शेयर पे 17 रुपए के हिसाब से पैसे मिले 8,500। 500 शेयर पे 17 रुपए के हिसाब से पैसा मिला 8,500। बेटा आपको इस प्रोसेस में कितने का नुकसान दिखाई दे रहा है? 3। और एक बात इस चैप्टर में याद रखना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। चाहे मामला प्रीमियम का हो, डिस्काउंट का हो, नुकसान का हो, हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होगा? फेस वैल्यू। मतलब इतना तो पक्का है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होने वाला है? 20 रुपए। पर आपके हाथ में तो आ कितने रहे हैं? 17। कितने का नुकसान है? 3। उस नुकसान की भरपाई आप इस अकाउंट में से करेंगे जिसका नाम है शेयर फॉरफीचर, क्योंकि ये उस व्यक्ति के जब्त किए हुए पैसे हैं जिसने डिफॉल्ट किया, और इसके डिफॉल्ट करने के कारण आप शेयर को क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। तो ये जो आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट के पैसे हैं, या आपकी नुकसान भरपाई के काम यहाँ आने वाले हैं। तो ये जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया, अब इसको डेबिट करो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। बेटा कितने रुपए से डेबिट करेंगे? तो आपको कितना पैसा शॉर्ट जा रहा है वो देखो। तो 20 रुपए में से 17 रुपए तो मिल ही जा रहे हैं, यानी 3 ही रुपया शॉर्ट जा रहा। तो 500 शेयर पे 3 रुपए, 1500 रुपए की आपने 6000 में से नुकसान भरपाई कर ली। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होना चाहिए। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। तो आप 500 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 होते हैं, या आप इन दोनों की टोटल लगा लो तो ये भी बराबर 10,000 होती है। तो इसका मतलब अगर आपने शेयर कम कीमत पे रीइशू किए तो आपको उसकी नुकसान भरपाई कहां से करनी पड़ेगी? शेयर फॉरफीचर में से। बीइंग शेयर्स रीइशूड एट ₹17,
हमने 17 रुपए में शेयर जो है उसको रीइशू किया। बेटा 17 रुपए में हमने शेयर को रीइशू किया तो हमारे पास एक ही शेयर दो दो बार बेच के पैसे आए। मतलब ये 500 शेयर हमने पहले मिस्टर ए को बेचे थे, तब हमारे पास 6,000 रुपये आए। अब ये शेयर हम दोबारा बेच रहे हैं तो हमारे पास कितने आए? 8,500। तो आपने एक ही शेयर को कितनी बार बेचा? 2 बार। तो आपका कितना फायदा हो रहा है वो देखना है। तो ये फायदा आपको फॉरफीचर अकाउंट की नेट वैल्यू से मिलेगा, और यही बात मैंने आपको शुरुआत में लिखा के भी दी है। यहां पढ़िए क्या लिखा है। व्हेन ऑल दी फॉरफिटेड शेयर आर रीइशूड। हमने 500 शेयर फॉरफिट किए और बेटा पूरे 500 के 500 शेयर क्या कर दिए? रीइशू। क्या लिखा है? नेट अमाउंट ऑफ फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको फॉरफीचर अकाउंट का नेट अमाउंट लेना है। तो आपका फॉरफीचर अकाउंट 6,000 से क्रेडिट है और आपका फॉरफीचर अकाउंट 1,500 रुपये से डेबिट है। आप जानते हैं कि क्रेडिट और डेबिट आपस में क्या होता है? माइनस। तो आपके फॉरफीचर अकाउंट में पैसा बचा केवल 4,500। 6 में से 1,500 गए, बचे कितने? 4,500। ये बचे हुए पैसे कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए। तो आप कहेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मीनिंग समझो। बेटा आप लोगों ने फाइनल अकाउंट में एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, उसका नाम है जनरल रिजर्व। फाइनल अकाउंट्स में आपने एक टर्म पढ़ी है बेटा, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व जो होता है वो क्रिएट होता है कहाँ से? प्रॉफिट से। अब कोई भी रिजर्व जो प्रॉफिट में से क्रिएट होता है वो कहलाता है रेवेन्यू रिजर्व। क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिजर्व। क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट जो मिला वो माल बेच के मिला, और माल बेचने की प्रोसेस यानी रेवेन्यू जनरेट करने की प्रोसेस करके प्रॉफिट में से आप जो भी रिजर्व बनाते हो वो कौन सा रिजर्व कहलाता है? रेवेन्यू रिजर्व। लेकिन ये जो फॉरफीचर ऑफ शेयर है ये रिकरिंग प्रोसेस है कि नॉन रिकरिंग प्रोसेस है? नॉन रिकरिंग। आपने शेयर जब्त करके पैसा कमा लिया। ऐसा आप पूरी कंपनी की लाइफ में कितनी बार शेयर जब्त करते होंगे? 1 बार, 2 बार। क्योंकि कंपनी बार बार तो शेयर इशू नहीं करती। तो कंपनी ने अपनी जिंदगी में 1 या 2 ही बार शेयर इशू किए, तो उनको ये जब्त करने का मौका 1 या 2 बार ही मिलेगा। तो एक ही शेयर 2 बार बेच के कमाई तो हुई। मतलब जैसे यहां प्रॉफिट है वैसे यहां भी आपको प्रॉफिट है, पर यह प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का नहीं है। अगर ये प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का होता तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट पे चला जाता। ये प्रॉफिट कैसे नेचर का है? कैपिटल नेचर। तो हमने उसका नाम जनरल रिजर्व से बदल के क्या कर दिया? कैपिटल रिजर्व। और इसलिए ये पैसा पीएल के क्रेडिट में ना दिखते हुए कहां दिखेगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे। हम कहेंगे कि हमने शेयर जब्त किए, दोबारा बेचे, यानी एक ही शेयर 2 बार बिके, और इस प्रोसेस में कितना एक्स्ट्रा कमा लिया? 4.5। वो एक्स्ट्रा की कमाई कहाँ जानी चाहिए? कैपिटल रिजर्व में। नरेशन लिखो। बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट is transferred to capital reserve. Being balance of forfeiture account is transferred to capital reserve. अब उन्होंने कहा कि इसकी बैलेंस शीट बना के बताइए।
लाइबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब बेटा बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या है? तो आप ये देखो कि हमने कितने शेयर बेचने को निकाले थे, 12,000। इसमें से कितने फॉरफिट कर लिए, 500। कितने बचे, 11,500। फिर कितने रीइशू कर दिए, 500। वापिस से कितने हो गए, 12। यानी अल्टीमेटली आपने कितने शेयर बेचे, 12,000। लिखो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 12,000 शेयर 20 रुपए के रेट से, 240। बेटा क्या आपने कुछ फॉरफीचर अकाउंट में पैसा बचा के रखा है? क्या आपने फॉरफीचर अकाउंट में कुछ पैसा बचा के रखा है? नहीं। क्या किया आपने फॉरफीचर अकाउंट के पैसे का? तो आपने फॉरफीचर के पैसे को कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो आप बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व 4,500। टोटल आ गई 244,500। और बेटा आपका बैंक बैलेंस भी आ गया 244,500। बेटा बैलेंस शीट की खासियत क्या है कि उसका नाम है बैलेंस शीट, मतलब उसमें केवल बची हुई चीजें आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके बाकी सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं। अगर आप यहां ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इधर क्रेडिट इधर डेबिट, बंद हो गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इधर डेबिट इधर क्रेडिट, बंद हो गया। फर्स्ट कॉल अकाउंट इधर डेबिट इधर क्रेडिट, बंद हो गया। कॉल इन अरियर इधर डेबिट, फाइनल कॉल इधर डेबिट, कॉल इन अरियर इधर डेबिट, फाइनल कॉल इधर क्रेडिट, कॉल इन अरियर इधर क्रेडिट। फॉरफीचर इधर क्रेडिट, फॉरफीचर इधर डेबिट, फॉरफीचर इधर डेबिट। तो इतने अकाउंट तो बंद ही हो गए, डेबिट क्रेडिट होके। बचा क्या है आप खुद ही देख लो। बैंक बचा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल बचा हुआ है, और अंत में कैपिटल रिजर्व बचा है। तो स्वाभाविक है बैलेंस शीट में वही जाएगा जो बचेगा। तो आपकी बैलेंस शीट में वही गया जो बचा है। आपको करना है प्रॉब्लम नंबर 22। बोलिए बेटा कितने लोगों का कंप्लीट हुआ? चलो ध्यान दो, ये बताओ शुरुआत की 8 एंट्री कितने लोगों की हो गई, शुरू की 8। अब जरा ध्यान देना कि मेरे करवाए हुए प्रॉब्लम में और इसमें क्या अंतर है। मेरे करवाए हुए प्रॉब्लम में 2 बार डिफॉल्ट था, यहाँ 2 के बजाय कितनी बार डिफॉल्ट है, 3 बार। मतलब आप कॉल इन अरियर ये कितने बार अपनी एंट्रीज में लेने वाले हैं, 3 बार। चौथे नंबर की एंट्री में, छठवें नंबर की एंट्री में और 8वें नंबर की एंट्री में आप क्या लिखने वाले हैं, कॉल इन अरियर। 9 नंबर की एंट्री में आप शेयर को फॉरफिट करेंगे। तो बेटा आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने रुपए से डेबिट करेंगे जितना रुपया आपने सामने वाले से कॉल किया है। तो आपने सामने वाले से कितना रुपया कॉल किया है, तो आपने पूरे 10 रुपए कॉल किए हैं और उसके जो शेयर है वो कितने हैं, 600। तो 600 शेयर पे 10 रुपए, यानी आपने कितना कॉल किया है, 6,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया आपका डेबिट।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बाद आप ये देखेंगे कि प्रीमियम है क्या। अगर है और पेड है तो मत लेना, अगर है और पेड नहीं है तो रिवर्स करना, और डिस्काउंट को तो आप ऑलवेज ही रिवर्स करना। पर इस प्रॉब्लम में ना तो प्रीमियम है ना तो डिस्काउंट है, तो आप सीधे सीधे कॉल इन अरियर अकाउंट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। बेटा 322 ₹7 उसने नहीं दिए, मतलब 600 शेयर पे ₹7 के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिला, यानी आपको 4,200 रुपये नहीं मिले। यह आप 3 बार जो कॉल इन अरियर है उसको समअप करके भी निकाल सकते, उसका भी टोटल बराबर इतना ही आएगा। जो पैसे उसने दिए वो जब्त करो, तो वो पैसा चला गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। 600 शेयर पे ₹3, 1,800 रुपये चले गए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। बेटा इतना होने के बाद, मतलब आपके जो शेयर है ये फॉरफिट हो जाने के बाद आप इस शेयर को री इशू कर रहे हैं। मैंने 2 तरह के री इशू लिखाए हैं, कंप्लीट री इशू और पार्शल री इशू। अभी हम पार्शल री इशू पे बात नहीं कर रहे, हम बात किस पे कर रहे हैं, कंप्लीट री इशू। हमारे पास में जितने शेयर थे वो पूरे के पूरे हमने क्या किए, री इशू कर दिए। तो हमारे पास में कितने शेयर्स थे जो हमने री इशू कर दिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरे 600 शेयर री इशू किए। कैसे री इशू किए, तो लिखा है कि एट पार री इशू किए, मतलब 10 का शेयर था 10 में ही री इशू किया, मतलब यहाँ कोई नुकसान नहीं है। मैंने जो प्रॉब्लम करवाया था उसमें मैं 20 का शेयर 17 में री इशू कर रहा था, तो मुझे नुकसान था। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैंने शेयर री इशू किए इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे पास पैसा आया बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पूरे 600 शेयर ₹10 के हिसाब से री इशू हो गए, मतलब आपको नुकसान भरपाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर आप यहां देखोगे तो क्या लिखा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जिसमें अभी भी कितने रुपए पड़े हैं, 1,800। अगर शेयर री इशू हो चुके हैं तो बेटा आपके फॉरफीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाना चाहिए। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 1,800। तो हमारे फॉरफीचर अकाउंट में जो पैसा जमा है वो 1,800 है, जो कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में। कितने लोगों ने ये 3 एंट्री बराबर की है, बाकी जिन्होंने नहीं की उनको ये समझ में आ रही है। बेटा देखिए, आप में से जिन लोगों की 12th की फीस पेंडिंग है उनको 2-4 दिनों में ये फीस 8,900 जमा करनी है। प्लीज कोई भी 7,900 वाले ऑप्शन के लिए अपने पेरेंट्स से फोन पे बात ना करवाए तो अच्छा रहेगा। फालतू में मैं नाराज हो जाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसा बताया वैसे ही फीस जमा करनी है।